हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस से जोर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा आ रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार के दरभंगा का नाम बदलकर तुगलपुर कर दिया था और वहां एक किले का निर्माण करवाया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार के दरभंगा का नाम बदलकर तुगलपुर कर दिया था और वहां एक किले का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा, वहां पर एक किला का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सुल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार के दरभंगा का नाम बदलकर तुगलपुर कर दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दरभंगा का नाम बदलकर तुगलपुर कर दिया और वहां एक किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है, वर्ष 1902 में सिताबदियारा बिहार में जन्मे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में पटना के गांधी मैदान से किस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की थी? वर्ष 1902 में सिताबदियारा बिहार में जन्मे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में पटना के गांधी मैदान से किस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा किस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की थी? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे आ रहा है, मगध के किस प्राचीन शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अत्यधिक भयानक सेना का स्वामी और पुराणों में सर्वत्रांग कहा गया है? मगध के किस प्राचीन शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अत्यधिक भयानक सेना का स्वामी और पुराणों में सर्वोच्च त्रांग कहा गया है? तो याद रखिएगा पुराणों और सर्वोच्च त्रांग कहा गया है किन्हें? तो याद रखना महाजन पद्नंद को। मगध के किस प्राचीन शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अत्यधिक भयानक सेना का स्वामी और पुराणों में सर्वोच्च त्रांग कहा गया है? तो याद रखिएगा पुराणों में सर्वोच्च त्रांग कहा गया है महापद्नंद को। अत्यधिक भयानक सेना और पुराणों में सर्वोच्च त्रांग कहा गया है महापद्नंद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था? बिहार के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था? तो याद रखिएगा HSRA की स्थापना बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था फणींद्र नाथ घोष ने। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फणींद्र नाथ घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार के सारण और मुजफ्फरपुर जिलों में चलाया गया चौकीदारी करबंदी आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार के सारण और मुजफ्फरपुर जिलों में चलाया गया चौकीदारी करबंदी आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जिलों में चलाया गया जो चौकीदारी और करबंदी आंदोलन का मुख्य नेतृत्व जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा गंगा तरन सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा तरन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस आधुनिक भू आकृति भाग को ढक्कन के पठार का अग्रभाग फोरलैंड माना जाता है जहां सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है? बिहार के किस आधुनिक भू आकृतिक भाग को दक्कन के पठार का अग्रभाग फोरलैंड माना जाता है जहां सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है? तो याद रखिएगा जहां सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है गया और मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर पुरानी चट्टानें पाई जाती है। याद रखिएगा फोरलैंड माना जाता है जहाँ सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है तो गया और मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी गंगा में
उत्तर दिशा से आकर नहीं मिलती है, बल्कि वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास गंगा में मिलती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से आकर नहीं मिलती है, बल्कि वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास गंगा में मिलती है? तो याद रखिएगा, वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास गंगा में मिलती है। तो याद रखिएगा, पुनपुन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास जो है गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे आ रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार का क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार का क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा, किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखना आप सभी को, AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। याद रखना AW। क्वेश्चन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, AW। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा आ रहा है, बिहार की किस राष्ट्रीय परियोजना को बनसागर जल विवाद समझौता 1973 के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है? बिहार की किस राष्ट्रीय परियोजना को बनसागर जल विवाद समझौते 1973 के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। तो याद रखिएगा, सोन नहर परियोजना को जो है संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोन नहर परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा आ रहा है, स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में गठित प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने सीटों पर मतदान हुआ था? स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में गठित प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटों पर मतदान हुआ था? तो याद रखिएगा, कुल कितनी सीटों पर मतदान हुआ था? तो याद रखना है, 330 सीटें पर जो है मतदान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा आ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, डिप्टी स्पीकर के पद का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 178 के तहत प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा आ रहा है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग BSHRC का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसने वर्ष 2008 से पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा आ रहा है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग BSHRC का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसने वर्ष 2008 से पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, 2008 से पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 2000 से। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग BSHRC का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2000 में किया गया था, जिसने वर्ष 2008 से पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका जो गठन है सन 2000 में किया गया, और इसका जो प्रारंभ करना 2008 से यह पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 2008 से पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे आ रहा है, बिहार के किस जिले में देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र टोटल रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है? बिहार के किस जिले में देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र टोटल रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, भागलपुर में स्थापित किया गया है। टोटल रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे आ रहा है, बिहार का प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू मुख्य रूप से किस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण और कैप्टिव ब्रीडिंग कृत्रिम प्रजनन के लिए पूरी एशिया में
पूरे एशिया में प्रथम स्थान पर है। बिहार का प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू मुख्य रूप से किस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण और कैप्टिव ब्रीडिंग कृत्रिम प्रजनन के लिए पूरे एशिया में प्रथम स्थान पर। तो याद रखिएगा, कृत्रिम प्रजनन के लिए पूरे एशिया में प्रथम स्थान पर है। तो याद रखना, एक सींग वाला गेंडा रहीनो। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात लोवेस्ट सेक्स रेशियो 876 दर्ज किया गया था। जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात लोवेस्ट सेक्स रेशियो 876 दर्ज किया गया था। तो याद रखिएगा, मुंगेर में। जनगणना 2011 के अनुसार जो है मुंगेर का जो है लोवेस्ट यानी सेक्स रेशियो जो है 876 दर्ज किया गया था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंगेर। न्यूनतम लिंग अनुपात मुंगेर 876 दर्ज किया गया था, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है, वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में गठित पहले अंतरिम मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, कौन बने थे। वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में गठित पहले अंतरिम मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, कौन बने थे। तो याद रखिएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, कौन बने थे। तो याद रखना, मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ललित विस्तर के अनुसार महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व वैशाली के किस संख्या दर्शन के आचार्य से दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ललित विस्तर के अनुसार महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व वैशाली के किस संख्या दर्शन के आचार्य से दीक्षा ली थी। तो याद रखिएगा, पूर्व वैशाली के किस संख्या दर्शन से आचार्य की दीक्षा ली थी। तो याद रखना, आलर कलाम वैशाली के जो है संख्या दर्शन से आचार्य से दीक्षा ली थी। आलर कलाम जो है आचार्य से दीक्षा ली थी। याद रखना, बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ललित विस्तर के अनुसार महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व वैशाली के किस संख्या दर्शन के आचार्य से दीक्षा ली थी। तो आलर कलाम से जो है दीक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आलर कलाम से दीक्षा ली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, बिहार के किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति और नागरी लिपि में उनका नाम अंकित मिला है। बिहार के किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति और नागरी लिपि में उनका नाम अंकित है। याद रखना है, नागरी लिपि में उनका नाम अंकित है तो मोहम्मद गौरी जो था, सिक्कों पर जो है हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति और नागर लिपि में उनका नाम अंकित है तो मोहम्मद गौरी। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है, वर्ष 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को साम्राज्य का एक सूबा प्रांत घोषित किया था। अकबर ने बिहार का पहला सूबेदार गवर्नर किसे नियुक्त किया था। वर्ष 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को साम्राज्य का एक सूबा प्रांत घोषित किया था। अकबर ने बिहार का पहला सूबेदार गवर्नर किसे नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, अकबर ने बिहार का पहला सूबेदार गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया था, तो मुनीम खान को नियुक्त किया था। क्वेश्चन 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुनीम खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस जिले के राजा और जमींदारों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस जिले के राजा और जमींदारों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी। तो याद रखिएगा, डुमराव के राजा के 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज जो था वह उन पे देशद्रोही का मुकदमा चलाकर जो है इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया था। याद रखना है, किनके संपत्ति को जब्त कर लिया था, डुमराव के राजा को जो है संपत्ति जब्त कर लिया था देशद्रोह के जुर्म में। क्वेश्चन 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डुमराव के राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है,
चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले उस रसोइया कुक का क्या नाम था जिसने बत्तख मियाँ के साथ मिलकर अंग्रेजों को जहर देने की साजिश को नाकाम किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले उस रसोइया कुक का क्या नाम था जिसने बत्तख मियाँ के साथ मिलकर अंग्रेजों की जहर देने की साजिश को नाकाम किया था? याद रखना है, अंग्रेजों की जहर देने की साजिश को नाकाम किया था, तो याद रखना है आप सभी को बत्तख मियाँ। क्वेश्चन में 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बत्तख मियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा रहा है, वर्ष 1940 में रामगढ़ अब झारखंड में आयोजित कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम बिहार के किस महान क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया था? वर्ष 1940 में रामगढ़ अब झारखंड में आयोजित कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम बिहार के किस महान क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया? तो याद रखिएगा, बिहार के किस महान क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया? तो याद रखना है बिरसा मुंडा के जो है बिरसा मुंडा क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है, वर्ष 1939 में बिहार के किस जिले में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बढ़ैया टाल या बकासत भूमि आंदोलन चलाया गया था? वर्ष 1939 में बिहार के किस जिले में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बढ़ैया टाल या बकासत भूमि आंदोलन चलाया गया था? तो याद रखना है, बढ़ैया टाल या बकासत भूमि आंदोलन चलाया गया था मुंगेर और लखीसराय में। वर्ष 1939 में बिहार के किस जिले में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बढ़ैया टाल या बकासत भूमि आंदोलन चलाया गया था? तो याद रखना है, बढ़ैया टाल या बकासत भूमि जो है मुंगेर और लखीसराय में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा रहा है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान दीघा पटना में किसके द्वारा दान में दी गई भूमि पर की गई थी? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान दीघा पटना में किसके द्वारा दान में दी गई भूमि पर की गई थी? तो याद रखना है, दीघा पटना में किसके द्वारा दान में दी गई भूमि पर की गई थी? तो याद रखना है खैरू मियाँ। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खैरू मियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, पाल वंश के शासक देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए जावा इंडोनेशिया के किस शैलेंद्र वंशीय शासक को 5 गांव दान में दिए थे? पाल वंश के शासक देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए जावा इंडोनेशिया के किस शैलेंद्र वंशीय शासक को 5 गांव दान में दिए थे? तो याद रखना है, इंडोनेशिया के किस शैलेंद्र वंशीय शासक को 5 गांव दान में दिए थे? तो याद रखना है, बालपुत्र देव ने दिया था 5 गांव दान में। शैलेंद्र वंशीय शासक को 5 गांव दान में कौन दिए थे? तो बालपुत्र देव। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बालपुत्र देव जो है 5 गांव दान में दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, बिहार की प्रमुख कला मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली किस कलाकार को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार 1975 से सम्मानित किया गया था? बिहार की प्रमुख कला मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली किस कलाकार को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार 1975 से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना है, 1975 से सम्मानित किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से जगदम्बा देवी को। बिहार की प्रमुख कला मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली किस कलाकार को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार 1975 से सम्मानित किया गया था? जगदम्बा देवी को 1975 से सम्मानित किया गया था पद्मश्री पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को उनकी कृति मैला आंचल के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है? बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को उनकी कृति मैला आंचल के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है? तो याद रखना है, आंचलिक उपन्यास का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, तो याद रखना फणींद्रनाथ रेणु को, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार का
सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है महिला आंचल के लिए? तो फणीश्वर नाथ रेणु को जो है प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है बिहार विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य संख्या वर्तमान में 75 है। इसके कितने सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों लोकल बॉडीज द्वारा किया जाता है? बिहार विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य संख्या वर्तमान में 75 है। इसके कितने सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों लोकल बॉडीज द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है, स्थानीय निकायों लोकल बॉडीज द्वारा किया जाता है तो 1/3 सदस्यों किया जाता है, 1/3 भाग सदस्यों को किया जाता है, लोकल बॉडीज द्वारा किया जाता है। बिहार विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य वर्तमान में 75 है। याद रखना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य जो है संख्या जो है वर्तमान में कितना है? 75 है। इसके कितने सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों लोकल बॉडीज द्वारा किया जाता है? सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों लोकल बॉडीज द्वारा किया जाता है, 1/3 भाग सदस्यों को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में पाइराइट्स, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, का देश का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, का देश का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो रोहतास में, रोहतास आमझौड़ में पाया जाता है। पाइराइट्स जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है, का देश का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो रोहतास आमझौड़ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का या कितनी आयु तक जो भी पहले होता है? बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का या कितनी आयु तक होता है? तो याद रखना है कितने वर्षों या कितने आयु तक होता है, तो याद रखना है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किस नाम से पुकारा था? प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किस नाम से पुकारा था? तो याद रखिएगा, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किस नाम से पुकारा था? तो चेना नपो के नाम से पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चेना नपो के नाम से पुकारा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित खुदीराम बोस स्मारक का निर्माण किस वर्ष किया गया था, जहां उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित खुदीराम बोस स्मारक का निर्माण किस वर्ष किया गया था, जहां उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को जो है कितने 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? निर्माण किस वर्ष किया गया था जहां उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा, स्मारक का निर्माण जो है किस वर्ष कराया गया था? सन 1948 में। और खुदीराम बोस को फांसी हुआ था 11 अगस्त 1908 को फांसी हुआ था, निर्माण कराया गया वर्ष 1948 को। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है मगध साम्राज्य के शासक अजातशत्रु के काल में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु ने की थी? मगध साम्राज्य के शासक अजातशत्रु के काल में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु ने की थी? तो याद रखिएगा, अध्यक्षता किस बौद्ध भिक्षु ने की थी? तो महाकाश्यप ने की थी, महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध भिक्षु ने की थी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु ने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है बिहार के इतिहास में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन वर्ष 1908 में पटना में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे? बिहार के इतिहास में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन वर्ष 1908 में पटना में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन वर्ष 1908 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा रहा है, बिहार में गया के समीप बराबर की पहाड़ियों बराबर केवल्स में मुकदमा सुदामा गुफा और कर्ण चौपड़ गुफा का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए करवाया गया था? बिहार में गया के समीप बराबर की पहाड़ियाँ बराबर कैप्स में सुदामा गुफा और कर्ण चौपड़ गुफा का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए करवाया गया था? तो याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए करवाया गया था, तो आपको याद रखना है अशोक। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, जो मुख्य रूप से एक आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, जो मुख्य रूप से एक आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा, आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्र में है तो पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, बिहार से होकर गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो बिहार को उत्तर से दक्षिण जोड़ता है? बिहार से होकर गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो बिहार को उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ता है? तो सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा NH31 जो बिहार को उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा NH31। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSTDC की आधिकारिक टैगलाइन निम्नलिखित में से क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSTDC की आधिकारिक टैगलाइन निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिएगा, BSTDC की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? तो याद रखना है बीसफुल बिहार है। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीसफुल बिहार। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा सावन भादो के महीनों में वर्षों की कामना के लिए किया जाता है? बिहार का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा सावन भादो के महीनों में वर्षा की कामना के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, अविवाहित लड़कियों द्वारा सावन भादो के महीनों में वर्षा की कामना के लिए किया जाता है तो जाट जटिन और झिझिया खेला जाता है। अविवाहित लड़कियों द्वारा सावन भादो के वर्ष के महीने में कामना के लिए किया जाता है तो जाट जटिन और झिझिया के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्षा की कामना के लिए जो है जाट जटिन और झिझिया खेलते हैं ताकि वर्षा हो। 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्राचीन जैन तीर्थस्थल को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के केवल ज्ञान इनलेजिटमेंट की भूमि माना जाता है? बिहार की किस प्राचीन तीर्थस्थल को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के केवल्य ज्ञान इनलाइटमेंट की भूमि कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इनलाइटमेंट की भूमि कहा जाता है जम्भी याग्राम रिजुपालिका नदी तट पर। बिहार के किस प्राचीन जैन धर्म तीर्थस्थल को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के केवल्य ज्ञान की भूमि माना जाता है? तो जम्भी याग्राम रिजुपालिका नदी तट को जो है भगवान महावीर का जो है ज्ञान की भूमि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।